हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्क्रीन करने वाले हैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग एनिमे के एपिसोड 7 को। तो फटाफट पहले पिछले एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में गु कैंचन फिंगर को गुड बाय बोलने के लिए आता है और फिर वही मदर के साथ में वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि निंग घर की छत पर बैठी होती है, लेकिन तभी वहाँ पे चेंग फिंगर भी आ जाता है और इसलिए वो भी वहाँ से नीचे आ जाती है। और फिर इसे देखकर चेंग फिंगर उससे पूछता है, क्या तुम अच्छे से नहीं सोई? जिस पर निंग कहती है कि ये काफ़ी है और फिर वो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि चैंपिंगन भी इसकी बात को मानकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इनके सामने सुंग चेंगजी आ जाता है, जिसे देखते ही निंग के स्वॉर्ड के अंदर हलचल होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंगजी इनको कुछ भी नहीं बोलता और वो उनको साइड दे देता है। और तभी हम देखते हैं कि चैंपिंगन इसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये ऑफिसर थोड़ा सा अलग है। और फिर निंग चैंपिंगर का हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहती है कि ये बहुत डेंजरस है। और फिर चैंपिंगन उससे कहता है कि ये तो फ्रेंडली लगता है। और फिर निंग उससे कहती है कि ऐसे लोग हमें चीटी समझते हैं, कुचलने के लिए कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे। मगर हम देखते हैं कि चंग पिंगन को इस बात से कोई ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता, इसलिए निंग इसकी ऐसी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। तब इसे देखकर चंग पिंगन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझता हूँ और मुझे पता है कि वे हमें चीटी जैसे दिखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चंग पिंगर को चैंग जिन अभी भी उतना खतरनाक नहीं लग रहा होता है और ये अलग है। तब इस पर निंग उसे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और फिर चंग पिंगर कहता है कि जब से मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है तब से मेरी आंखें बहुत ब्राइट हो गई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि निंग इसकी बात पे ध्यान नहीं देती और वो इसी यहाँ से चलने के लिए कहती है। और वहीं हम मास्टर ची को देखते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड मैन सफाई का काम कर रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और कहता है कि ये तो ट्रेंड के खिलाफ है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर ची को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और वो अभी भी गेम खेलने में बिजी होता है। और वहीं हम देखते हैं कि चेंग जिंग जेसिंग के घर में आ गया था, जो इसे देखकर कहता है कि तुम तो खुद को आउटसाइडर नहीं समझते, इसलिए क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? जिस पर चेंग जिंग कहता है कि तुमने इतने सालों तक यहाँ पर जितनी कठिनाई उठाई वो भी असल में तुम्हारे लिए ही थे, लेकिन अब तुम अपना लगेज पैक कर लो क्योंकि हम बहुत ही जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। और फिर ये सुनकर जेसिंग उससे पूछता है कि ऐसा क्यों? जिसके बाद चेंग जिंग कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके सामने चेयर पे बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सियांग यांग एक जगह पर लेटा हुआ था और वहीं पर कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि चेंग पिंगर और निंग भी यहाँ पे आ जाते हैं और चेंग पिंगर यहाँ से पानी निकालने में बिजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी कई लेडी आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जी गुई भी यहाँ पे आ जाती है और फिर वो चेंग पिंगर से कहती है, क्या तुम मेरे लिए भी पानी भर दोगे? और फिर हम देखते हैं कि चेंग पिंगर तुरंत ही इसके लिए मान गया था। और वहीं हम देखते हैं कि लेडी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती और वो जी गुई को बहुत ही भला बुरा सुनाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो चेंग पिंगर के ऊपर भी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि इसने तो अपने पेरेंट्स को भी मार दिया और इसके अलावा इसके भाग्य में शादी होना भी नहीं लिखा है और इसीलिए वो दूसरे की मेट के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि निंगियों को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, जबकि वहीं पे जी गुई भी इस बात से गुस्सा होने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि निंग भी उस लेडी को सबक सिखाने के लिए जाने लगती है, मगर फिर भी चंग पिंगा उसे कुछ भी करने से रोक देता है। मगर फिर भी अभी हम देखते हैं कि वो लेडी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और वो फिर से जी गुई और निंग का मजाक उड़ाने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं जी गुई गुस्सा होकर इसे थप्पड़ लगा देती है और फिर कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो लेडी भी गुस्से में इस पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी जीगुई ने इसे काफ़ी आसानी से रोक लिया था और फिर कहती है कि अगर तूने फिर कभी भी किसी का मजाक उड़ाने का कोशिश किया तो फिर मैं तुम्हारी जुबान को खींच लूंगी। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो लेडी शांत नहीं हो रही थी और कहने लगती है कि हेवन तुम्हें इसलिए पनिश क्यों नहीं कर रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई आ गया था और उसके साथ में कई सारे गार्ड्स भी होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो लेडी सियान यान के सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसे एंड कहता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। और वही हम देखते हैं कि चेंग पिंगर निंग और जी गुई के साथ यहाँ से जाने लगा था, जहाँ पर कि वो कुछ कहने वाला होता है। इसके बाद जी गुई कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे डांटने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहती है कि मेरे मास्टर ने इसके बारे में बुक में देखा था, ऐसा कहा जाता है कि स्प्रिंग के आने से पहले हेवन वेयरिंग गोल्डन आर्मर में कोई गॉड होगा। जिसकी बात को सुनकर जैक पिंगर कहता है कि तुम्हारा मास्टर तो काफी ज्यादा बुक को पढ़ता होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जी गुई इसके पास से अपने बकेट को ले लेती है और फिर वो यहाँ से चली गई थी। मगर तभी जंग पिंगर को जंग सुनर और सियान यान आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर जंग सू सियान यान से कह रहा होता है कि तुम्हें आउटसाइडर के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को मान जाओ। मगर हम देखते हैं कि सियान यान इसकी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है कि पता नहीं इसके साथ में किसी ने क्या कर दिया और ये तो आज यहाँ पर बिल्कुल एक लेडी के जैसे बिहेव करने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाते तो वो सभी जंगसुन के ऊपर हंसने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि जंगसुन असल में काफी परेशान था क्योंकि इमोटल ने इसके फ्रेंड को पकड़ लिया था और वो उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे। फिर हम इसीलिए देखते हैं कि जंगसुन सियान यान को मनाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है।
और वो सियान यान के सामने घुटने टेक कर कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सियान यान इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं अपना आर्मर तुम्हें नहीं बेचूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जंग सून इसके लिए नहीं मानता और वो फिर से कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मुझे बेच दो। तब हम देखते हैं कि सियान यान भी इस बात से काफ़ी कंफ्यूज हो गया था और वो जंग सून से कुछ कहने के लिए जाता है और फिर जंग फिंगर इसके पास आके इसे रोक देता है और कहता है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। जिसके बाद सियान यान जेंग सू से कहता है कि इसके अंदर आखिरकार है क्या, जिसके लिए तुम मेरे सामने ये सब करने के लिए रेडी हो। जिसके बाद कहता है कि अच्छा जाओ, इसके बारे में तुम मुझसे नेगोशिएशन कर लेना और बता देना कि मुझे इसके लिए 200 गोल्ड कॉइन चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग चुन भी इसके लिए काफ़ी खुश हो गया था और फिर वो इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद चंग पिंगर सियान यान से पूछता है कि क्या तुमने मास्टर रुआन को अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद सियान यान कहता है कि आखिरकार इसके लिए जल्दी क्या है, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ और इसीलिए मेरे जैसे को खोज पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चंग पिंगर इसके इस बात से काफ़ी गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद सियान यान इसे बताता है कि मैं कल जाऊंगा। जिसके बाद वो बताता है कि मैं तो जंग सुन को केवल बेवकूफ़ बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मास्टर यहाँ पे आएंगे सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। जिसके बाद चैंपिंगर उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें जो आर्मर दिया था, तुम उसे अपने घर पे ऐसे ही ना छोड़ो। लेकिन फिर सियान यान कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और फिर हम देखते हैं कि वो इसे दिखाने के लिए भी लेके आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग उस आर्मर के ऊपर बने हुए पैटर्न को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ये पैटर्न असल में बहुत ही स्पेशल है और इसीलिए तुम इनको कभी सेल ना करना। लेकिन जिस पे सियान यान कहता है कि ये चीज़ तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। जिसके बाद निंग उससे पूछती है क्या तुम्हें इस मटेरियल के बारे में पता है। फिर जिस पर सियान यान कहता है कि इसको स्टोन को क्रश करके बनाया होगा। जिसके बाद चैंग पिंगर कहता है कि आर्मर के ऊपर बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, लेकिन असल में यहाँ पर जी गुई के अलावा कोई भी ऐसे स्टोन को पसंद नहीं करता। फिर इस पर निंग कहती है कि शायद तुम्हें इसकी कीमत के बारे में नहीं पता और ये तो असल में एक स्टैक डेली स्टोन है, जो कि भले ही तुम्हारी नज़र में पूरी तरह से बेकार है, लेकिन ये चीज़ असल में आउटसाइडर के लिए बहुत ही कीमती है और ये असल में इतनी कीमती है कि कोई भी इसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा सकता है। मगर हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी इसकी बात को नहीं सुनता और चंग पिंगन भी यहाँ से फिश पकड़ने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कोई नाम का आदमी चंग जिंग के पास आया होता है। जिस पे चंग चिंग कहता है कि वो तो असल में एक गुआन हू अकेडमी का एक पेन राइटर है और फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि उसे तो मेरी लोकेशन के बारे में पता चल गया। लेकिन हम देखते हैं कि कोई इसके लिए कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर चंग चिंग कहता है कि चलो हम चुंग मुंह के पास चलें। इसके बाद चंग चिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ तो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि कोई चंगजिंग से चंग फिंगर के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि उसने तो यून सियाओ माउंटेन के काई सियांजी को भी मार दिया और इसके अलावा उसने तो नान हुआ को भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जहाँ पर मास्टर ची असल में के बीच में आ गए थे। जिस पे कोई कहता है कि मास्टर ची असल में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है और वो असल में किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं होता और फिर मैं तो उसे केवल अपने एक ही हाथ से आसानी से संभाल लेता। और फिर वो कहता है कि तीनों रिलीजियस असल में मास्टर ची के जैसे हैं और फिर मास्टर ची कहता है कि असल में एक वॉरियर ने तो कंट्री का चार्ज ले लिया, लेकिन असल में वाइट ड्रैगन फीस इतनी अच्छी नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि सियान यान फिर से जी गुई को लाइन मारने के लिए आया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चंग जिंग भी इसे देख लेता है और फिर वो पूछता है कि क्या तुम ओल्ड मैन याओ के अप्रेंटिस हो। फिर इस पे सियान यान जवाब देता है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मेरे मास्टर ड्रैगन किल को ओपन करने के लिए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे कई सारे स्किल सिखाने हैं। तभी चंग जिन उससे पूछता है कि क्या तुम बाहर जाना चाहते हो, जैसे कि आर्मी को ज्वाइन करना या फिर बैटल फील्ड में फाइट करना। और फिर वो कहता है कि असल में वहाँ तुम 10 सालों तक सर्वाइव कर गए, तो फिर मैं तुम्हें भी एक हाई ऑफिशियल बना सकता हूँ और इसके अलावा मैं खुद तुम्हारे सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दावत रखूंगा और इसीलिए बताओ कि तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है। और फिर हम देखते हैं कि सियान यान इसके लिए चेंग जिंग को थैंक यू कहता है और फिर वो कहता है कि मैं तो मास्टर जी का अप्रेंटिस बनने के लिए रेडी हो गया हूँ और असल में मुझे इसके लिए कोई भी अफसोस नहीं है। तब इस पर चेंगजिंग भी कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें टाउन को छोड़ने तक वेट करना होगा, जिसके बाद तुम दानियान पास में जा सकते हो और फिर वहां तुम लियो लिंगसी वॉरियर को खोज लेना और बता देना कि चेंग जी ने मुझे आर्मी को ज्वाइन करने के लिए रेकमेंड किया है, लेकिन अगर वो इसके बाद भी ये इस पर यकीन ना करे, जिसके बाद तुम बोल देना कि तुम सुई डायनेस्टी के 30,000 शेर के लिए कर्जदार हो।
जिसके बाद वो समय बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जेसन इसके साथ में जाने वाला था, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो रुक जाता है। जिसके बाद वो जी कोई को कुछ कॉइन देते हुए कहता है कि तुम अच्छे कपड़े खरीद लेना और अब हमें और ज्यादा पैसे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जी कोई सारे में उससे कुछ कहती है और फिर जेसन भी यहाँ से चला जाता है। और फिर सियान यांजी को से पूछता है कि चेंग जी और जेसन के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन हम देखते हैं कि जी गुई से लूजर बोलती है। तब इस पर सियान यान उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि वो तो एक हाई ऑफिसर के बारे में जानता है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि जी गुई से कुछ भी नहीं बोलती और कहती है कि एक लूजर रिजेक्शन से बढ़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जी गुई यहाँ से कहीं जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चीज के सामने आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि केज से भागने के बाद तुम इतना एरोगेंट ना हो। और वो कहता है कि ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि ये तो केवल एक रिमाइंडर है। मगर तभी हम देखते हैं कि जी को इस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम प्रैक्टिशनर जो कि मोलैरिटी के बारे में बात करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो केवल एक मजाक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 3000 साल से ज़्यादा से यहाँ फंसी हुई और इसीलिए एक रियल ड्रैगन एविल विश में चेंज हो गया है। और फिर वो बोलती है कि तुम एक एविल ड्रैगन से काइंड होने के लिए बोल रहे हो, इसीलिए वो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसा मजाक है। और फिर वो मास्टर चीफ पे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इसलिए तुम मेरा क्या ही कर लोगे। और इतनी बात करने के बाद जी कोई अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और वो मास्टर चीफ को चैलेंज करने के लिए रेडी हो गई थी। और फिर इस पर मास्टर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर रीजन पंट भरी हुई है, लेकिन असल में तो तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं दी गई थी और इसीलिए समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और वहीं हम देखते हैं कि जी कोई को भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता और वो हंसते हुए मास्टर जी से बहुत सारी बातों के बारे में बात करने लगती है और वो कहने लगती है कि तुम तो टीचिंग के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन असल में पिछले 3000 सालों से मुझे कोई भी शांति फील नहीं हुई। पता नहीं तुम किस तरीके से इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि भले ही मैं इसके बारे में देख और सुन सकती हूँ, लेकिन असल में मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आता। तब इस पर मास्टर जी कहता है कि असल में तुम्हें सच्चाई के बारे में समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि काइंडनेस को कैसे रिपे करना है। फिर वो कहती है कि टाइमली असिस्टेंट का कर चाहे कितना भी टाइम न ले, लेकिन फिर भी इसके बारे में नहीं भुलाया जा सकता। और फिर वो कहता है कि क्या तुम भूल गई जब तुम सबसे कमजोर थी तब तुम्हारे तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, क्योंकि उस समय चंग फिंगर ने ही तुम्हें बचाया था और तुमने तो धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। और इसीलिए मास्टर जी कहता है कि तुम्हें तो काइंडनेस को भी रिपे करना नहीं आता, जबकि इसके अलावा तुम तो ग्रेटफुल भी नहीं हो। जिस पर जी गुई कहती है कि जब तुम भूखे रहते हो तो खाने के लिए कुछ न कुछ खोजना पड़ता है और इसीलिए ये चीज़ तो नेचुरल है। और फिर वो कहती है कि वैसे भी चंग फिंगर के डेस्टिनी में कोई चांस नहीं है और इसीलिए वो पहले ही मर जाए तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, और ये तो असल में उसी के लिए अच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर सी असल में गुस्से में आकर इसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि हर किसी के पास में अपनी डेस्टिनी होती है और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अभी भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो उम्मीद की किरण असल में सेंट की तरफ से गिफ्ट है। फिर वो कहता है कि तुम ऐसा ना बोलना कि मैंने तुम्हें 3000 सालों से सेपरेस किया है। फिर हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपना और ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करने लगता है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि जी कोई शांत होने वाली नहीं होती और कहती है कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट के बारे में कोई चिंता नहीं है और वो तुरंत ही मास्टर ची के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ची ने भी अपने पावर का यूज कर दिया था और इसीलिए जी कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर वो कहता है कि वैसे तो तुमने चंग फिंगर के काइंडनेस को रिपे नहीं किया, लेकिन कम से कम उसे तुम्हें ऐसे तो नहीं मरने देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जी गुई मास्टर से कहती है कि तुम लोग तो खुद ही एक दूसरे को सर्वाइवर के लिए मारने लगते हो और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे लिए चैंग पिंगन की लाइफ इतनी कीमती कैसे बन गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि जी गुई अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो सीधे मास्टर ची के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर ची ने तभी अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था और इसीलिए जी को इसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो आखिरकार मास्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर जी इस पर अब काफी गुस्सा हो गया था और वो इसीलिए तुरंत ही इसके ऊपर अपने एक सील का यूज करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जी गोई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वहीं मास्टर जी ने अपने पावर का यूज करके जी गोई को नीचे दबा दिया था। और फिर मास्टर जी उसे समझाता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देने के बारे में सीख लेना चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जल्दी से सीख लो। और फिर वो कहता है कि तुम यहाँ के रूल को तोड़ने की कोशिश ना करना, नहीं तो तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जी गोई को भी इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया था। जिसके बाद वो मास्टर जी से कहती है कि मैं आज के टीचिंग के बारे में याद रखूंगी, लेकिन मैं भले ही इस जंग फिंगर के लिए ग्रेटफुल ना रही हूँ,
मगर आप लोग भी इसे चुपचाप क्यों देखते रहे? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने मिस तजाओ और जेसिन को ही फेवर क्यों किया? जबकि वहीं पर जंग फिंगर काफ़ी गरीब है और इसीलिए आपने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन इस पर मास्टर ची इतना बस कहता है कि एक जेंटलमैन को इम्प्रूव करने के लिए सफ़र करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से गायब हो गया था और वहीं पे हम देखते हैं कि जंग फिंगर कहीं पे आया होता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लेडी चट्टान के ऊपर बैठकर अपनी पेस्ट्री खा रही होती है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वो लेडी चैन को देखती है, अपने पेस्ट्री को बचाने के लिए रेडी हो जाती है। तब इस पर चैन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तो यहाँ बस सिर्फ फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि चैन फिश को पकड़ने के लिए चला गया था, जहाँ पर वो बहुत ही आसानी से फिश को पकड़ रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसे ध्यान से देख रही होती है और इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके पास आकर इसे देखने लगती है। तो इसे देखकर चैन उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसे हाँ कहती है और इसीलिए चैन अपने पास की तीनों फीस इसे दे देता है। फिर वो कहता है कि मैं अगले फीस को यहाँ से अपने फ्रेंड के लिए लेके जाने वाला हूँ और इसीलिए मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की इसके बदले अपना पेस्ट्री देने के लिए बात करती है। लेकिन तब इस पर चंग कहता है कि वैसे तो पेस्ट्रीज फीस वाले सूप के जैसे टेस्टी नहीं है और इसलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन फिर से फीस को पकड़ने के लिए चला गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम देखते हैं कि मास्टर ची किसी फेरी के साथ यहाँ आया हुआ था और फिर वो कहता है कि ये वही लड़का है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं तो फिर जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।